To part 2 of leverage, where we'll be doing some solved numericals. So we'll be solving some numericals. So this is one question. So let me start. XYZ company has currently an equity share capital of 40 lakh. Okay, इनके पास equity share capital है 40 lakh का, consisting of 40,000 equity shares of 100 each. Okay, the management is planning to raise another rupees 30 lakh to finance a major program of expansion. 30 लाख रुपए उसको चाहिए और उनके पास 4 possible financial plans हैं. The options are, पहला entirely through equity shares, हम सारा का सारा पैसा जो है शेयर्स के थ्रू रेज करें. ठीक है, यानी हमें कितने पैसे चाहिए? 30 लाख और 100 रुपीज़ का एक शेयर है. तो हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वो कह रहे हैं 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच इशू कर लो. दिस इज़ वन ऑप्शन अवेलेबल. ठीक है, तो 30 लाख रुपए आ जाएगा. दूसरा 15 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड बैलेंस इन 8% डिबेंचर्स. तो दूसरी ऑप्शन ये हमें बता रहे हैं कि 15 लाख हम इक्विटी के थ्रू रेज करें और बाकी 15 लाख %8 डिबेंचर के थ्रू. ओके. थर्ड ऑप्शन 10 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू कर लें. ओके. नेक्स्ट एंड बैलेंस थ्रू लॉन्ग टर्म लोन. बाकी बैलेंस कितना बच गया? 30 लाख रुपए चाहिए, तो 20 लाख थ्रू लोन एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट. ठीक है. और लास्ट ऑप्शन ₹15 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. ओके, सो 15 लाख इक्विटी शेयर के थ्रू एंड प्रेफरेंस शेयर विथ एंड बैलेंस थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स विथ 5% डिविडेंड. और बैलेंस कितना रह गया? 15 लाख प्रेफरेंस शेयर से कर लें. कंपनी का EBIT दिया हुआ है 15 लाख, टैक्स रेट दिया हुआ है 50%. ठीक है, और आपको कहा है कौन सी अच्छी ऑप्शन जो है वो कैलकुलेट करो. ओके, सो लुक हियर. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी. हमें EBIT गिवन है 15 लाख, 15 लाख, एक्सपेंशन प्रोग्राम है ये आपका. ठीक है, माइनस करना है इंटरेस्ट. अब इसमें इंटरेस्ट प्लान ए में देखो इंटरेस्ट क्या है. हम सारा पैसा इक्विटी शेयर के थ्रू रेज कर रहे हैं, पहले भी शेयर ही हैं, कोई इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है. सो प्लान ए में नो इंटरेस्ट. मूविंग ऑन टू प्लान बी. प्लान बी 8% डिबेंचर्स, 15 लाख पे 8%. तो 15 लाख पे 8% इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे. 15 लाख पे 8% 0.08, 1,20,000. और सी ऑप्शन में क्या है? लोन 9%. तो 9% 20 लाख का लोन लेना है, तो 20 लाख पे 9%. इंटू 0.09, 1,80,000. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 लाख, यहाँ पर आपका आ जाएगा 13,80,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ पर आपका आ जाएगा 13,20,000 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 लाख, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स है. प्रेफरेंस शेयर्स पे आप डिविडेंड पे करते हो, राइट. उसके बाद माइनस करेंगे टैक्स. टैक्स देखते हैं कितना आता है. टैक्स रेट था 50%, तो इसका 50% आप टैक्स ले लो. 15 लाख का 50% होता है 7.5 लाख.
13,80,000, 13,80,000 divided by 2, 6,90,000, 13,20,000 divided by 2, इसका 50%, 6,60,000 एंड इसका आपका फिर से 7.5 लाख. राइट. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्सेस माइनस करके ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. ठीक है. अब आपने लीवरेज कैलकुलेट करनी है, ईपीएस कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो उससे पहले जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप क्या करते हो, नंबर ऑफ़ शेयर्स से डिवाइड करते हो. ठीक है. तो हम एक बार नंबर ऑफ़ शेयर्स देख लें कितने हैं हमारे पास. लेट मी चेक माई कैलकुलेशन स्टिल हेयर. सो ओके, अब देखो यहाँ पर आपने 30,000 शेयर्स इशू करे हैं और 40 आपके पास पहले हैं. ठीक है. पहले वाले भी कंसिडर करने हैं क्योंकि ये एक्सपेंशन प्रोग्राम है, तो पहला वाला भी जो प्रॉफिट्स ईबीआईटी हैं वो पहले वाले के साथ भी है, ये एडिशनल नहीं है आपका. तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं, 1 सेकेंड. सो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो हो जाएंगे 70,000. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी में नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे हमारे पास. सो यहाँ पर देखो आपने 15 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हैं. 15 लाख के शेयर्स इशू करें मतलब 100 रुपये का एक शेयर है, तो 15,000 शेयर इशू करें. 40,000 आपके पास पहले थे और 15 ये. ठीक है. सो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 55,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं. ठीक है. एंड देन मूविंग ऑन हियर, आपके पास इस ऑप्शन में आपने 10,000 के 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000 शेयर्स इशू करें. सो 10,000 शेयर्स इशू करें, तो ये 40 + 10 50,000 शेयर्स हैं. और इसमें आपके पास प्रॉफिट, इसमें अब इसमें आप 5% डिविडेंड पे कर रहे हो, तो 15 लाख पे 5% पहले आप डिविडेंड पे कर दो. 15 लाख पे फोर्थ ऑप्शन पे इन 2.05 5% डिविडेंड पे कर दो 75,000. ठीक है. तो इसमें से पहले आप 75,000 डिविडेंड पे करोगे. पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं. जो बच गया है यानी कि 6,75,000 ये इक्विटी शेयर्स का प्रॉफिट है. इज दैट क्लियर. ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है. अब ये वाला प्रॉफिट जो है, दिस इज़ योर प्रॉफिट विच विल बी डिवाइडेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो यहाँ देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं. 15,000 तो ये हो गए हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, 15,000 ये हो गए और इसमें 40 थे हमारे, तो 55,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं यहाँ. सो ईपीएस कैलकुलेट कर लो. पैट अपॉन, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, होता तो मैं माइनस करती यहाँ पर, अपॉन दिस इज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर. तो आप करो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000 करोगे तो 10.71 आ जाएगा. 10.71. इसमें आप 6,90,000 डिवाइडेड बाय 55,000 कर दो तो आंसर विल बी 12.55. मैंने ये सॉल्व करा हुआ है. और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 13.20. और इसमें 6,70,000 डिवाइडेड बाय 55,000 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.27, 13.20. इज़ दैट क्लियर. तो ये आपका ईपीएस आ गया. अब ये फाइनेंशियल प्लान ए है, बी है, इसमें कंपेयर नहीं कर सकते. ये अलग अलग चीज़ें हैं, प्लान्स ही अलग अलग हैं. आप परसेंटेज चेंज इसमें कैलकुलेट नहीं करोगे. तो इसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी.
हमसे EBS कैलकुलेट करने के लिए कहा था, इसलिए हमने कैलकुलेट करा क्वेश्चन में। EBIT अपॉन PBT, फिक्स्ड इंटरेस्ट की ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़, ठीक है, PBT। तो EBIT अपॉन PBT करो, 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका DFL यहाँ पर आ रहा है 1। अब यहाँ पर 15 लाख डिवाइडेड बाय 13,80,000 कर दोगे, 13,80,000 कर दोगे तो 1.08 आ जाएगा। अब यहाँ पर है EBIT अपॉन PBT 15 डिवाइडेड बाय 1320, तो यहाँ आपका आ रहा है 1.13, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका अगेन इंटरेस्ट नहीं है, तो 1 आ रहा है। अब आपके लिए कौन सा आपका जो है फाइनेंशियल लीवरेज अच्छी है, 1.13। सो आप लिख सकते हो ऑप्शन सी इज़ बेटर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर मान लो यहाँ पर लीवरेज होती 1.08 और यहाँ पर होती 4, तो इसका मतलब ये नहीं है 3, 4 ये बहुत हाई लीवरेज है। हाई लीवरेज होना कभी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको लीवरेज का मीनिंग बताया है, मैंने आपको ये मीनिंग बताया है कि अगर आपकी सेल्स 1 रुपये से बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी 1 रुपये से बढ़ेगा, या अगर आपका EBIT 1 रुपये से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या EPS भी आपका जो है वो 1 रुपये से बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी लीवरेज 1 रुपये से बढ़ेगा और अगर आपकी लीवरेज 2 है तो इसका मतलब EBIT अगर 2 रुपये से बढ़ रहा है तो EPS डबल बढ़ेगा। लेकिन लीवरेज ऑपोजिट साइड पे भी काम करती है। अगर आपके लॉसेज हो जाते हैं, मतलब अगर आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है, तो उस लॉस के केस में अगर आपका जो है 2 रुपये का प्रॉफिट, मतलब अगर आपकी लीवरेज 2 है तो इसका मतलब अगर EBIT आपका 1 रुपये से बढ़ेगा तो EPS आपका 2 रुपये से बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका EBIT 1 रुपये से गिरेगा तो EPS आपका 2 रुपये से गिरेगा। सो इसलिए हाई डिग्री ऑफ लीवरेज बहुत रिस्की होती है। दैट इज़ वाई वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अगर हमारे बिजनेस में हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है तो दैट मीन्स वी आर वर्किंग एट अ रिस्क। हमारे पास फिक्स इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है या फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर कल को हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, जैसे अभी कोविड के कारण है, तो इसका मतलब आपके बिजनेस में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि आपको वो सेल्स के ना होते हुए भी लॉसेज होंगे तो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप हाई डिग्री पे अगर आप काम करते हो तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस। सो 1.08 और 1.13 में खास डिफरेंस नहीं है, तो इसमें आप हायर वाला ले सकते हो कि ऑप्शन सी इज़ बेटर। लेकिन अगर यहाँ 3 होता, यहाँ पर 1.08 होता, तो आप कहते हैं कि हम हाई डिग्री ऑफ 3 गुना बढ़ेगा तो 3 गुना गिरेगा भी, तो हम हाई डिग्री ऑफ लीवरेज पे काम नहीं करना चाहते, इसलिए ऑप्शन बी इज़ बेटर। सो यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी लीवरेज कैलकुलेट करी हुई है। कॉम्पोजिट लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज एक ही बात है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो सेम एग्जांपल है जो हमने की है, मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं इसको, राइट। सो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज़ गिवन है बैलेंस शीट में और एसेट गिवन है। आपको इक्विटी कैपिटल गिवन है 60,000, रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है 20,000, 10% डेट और करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन है। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज़ 3। अब इसमें आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दी हुई है 3, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिए हुए 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 40%। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है तो रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ ऑलवेज द परसेंटेज ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज द परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स दिया हुआ 30% और कैलकुलेट लीवरेज गिवन दैट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10। आपको फेस वैल्यू ऑफ शेयर भी गिवन है 10। सो इसका मतलब फेस वैल्यू से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो इसका मतलब 6,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो दैट मीन्स ये एंड तक क्वेश्चन जा सकता है हमारे पास। सो अब देखो, सबसे पहले हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है, हमें सेल्स ही गिवन नहीं है, ठीक है। हमें कैलकुलेट लीवरेज बोला हुआ है, सेल्स हमें सबसे पहले चाहिए। तो सेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सेल्स कैलकुलेट करोगे तो EBIT आएगा, इस क्वेश्चन में EBIT भी नहीं है। तो आपके पास एसेट टर्नओवर रेशियो दी हुई है, आपको याद होगा एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, कोई भी टर्नओवर रेशियो होती है, फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगर इस क्वेश्चन में एसेट टर्नओवर की जगह वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे देते तो आपको पता है CA माइनस CL वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो अगर कोई भी टर्नओवर रेशियो इस चैप्टर में दी हुई है तो दैट मीन्स सेल्स। अगर कैपिटल टर्नओवर रेशियो दी होती तो इसका मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, इक्विटी कैपिटल ले लेते, एक ही कैपिटल है यहाँ पर, तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल कर दोगे तो आपकी कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो जाएगी। तो इसी तरह से एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सेल्स एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन आपको 3, उसके बाद टोटल एसेट्स हैं आपके पास 2 लाख, सेल्स टू टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन है, दैट इज़ वाई। सो टोटल एसेट्स है 2 लाख, तो आपकी सेल्स आ जाएंगी 6 लाख। तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, सेल्स हैं 6 लाख,
वेरिएबल कॉस्ट 40% गिवन है, सो दैट मीन्स 40% ऑफ 6 लाख इज 2,40,000. कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 3,60,000. फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 लाख. दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1 लाख एंड EBIT आ जाएगा. EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो. सो इंटरेस्ट आपका कितना है 8,000. इंटरेस्ट 10% ऑफ 80,000. ये देखो आपका 80,000 डेट है और 10% इंटरेस्ट है. सो आपका इंटरेस्ट आ गया 8,000 अपॉन PBT. अब इसमें से आपको टैक्स माइनस कर सकते हो और आपको जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे जो आपके पास हैं, तो आपके पास EPS आ जाएगा. लेकिन हमें यहाँ तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रीज़न भी हमारे पास एक ही साल का डेटा है, तो हम परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते. हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही साल का डेटा है ना, 2 साल का है ही नहीं. परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो निकाल ही नहीं सकते आप. सो एक साल का जब डेटा होता है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करोगे. तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट की ऊपर वाली चीज़ ये रही C एंड फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे वाली चीज़ C अपॉन EBIT. तो 360 अपॉन 260 1.38. फिर DFL आपका होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर वाली चीज़ और फिक्स्ड इंटरेस्ट के नीचे वाली चीज़. तो जब हमें EPS चाहिए ही नहीं, पैट चाहिए ही नहीं, तो हम कैलकुलेट क्यों करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं फिर. तो जब आपको पता होना चाहिए जब एक साल का डेटा है तो पैट और EPS तक जाओ ही मत. इज़ दैट क्लियर. परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ती है, हमें इसमें ज़रूरत नहीं है. तो क्योंकि इसका फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर वाली चीज़ और फिक्स्ड इंटरेस्ट के नीचे वाली चीज़. तो ये आपने कैलकुलेट करा 1.03 एंड कंबाइंड लीवरेज सीधा दिस इंटू दिस OL इंटू CL. सो 1.42 आपका आंसर आ जाएगा. इज़ दैट क्लियर. सो दैट इज़ दी थिंग. अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसका भी आपको हिंट बता देती हूँ. देखो, द करनाल रिक्रिएशन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स a full line of lawn furniture. The average selling price of finished unit is 2,500. Selling price 2,500 है एक का. Variable cost है 1,500 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 50 लाख. ओके, सो व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट. अब यहाँ पर जो है ब्रेक इवन पॉइंट का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो ये याद रख लो. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है, अगर रुपीज़ में कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो. और PV रेशियो क्या होती है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. तो ये आपका फॉर्मूला का हिंट है. आपको इतना ही फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. दिस इज़ द मैक्सिमम लेवल कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फॉर्मूलाज आपको यहाँ तक याद करने पड़ेंगे. ये जो क्वेश्चन था ये रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड फॉर्मूला था और ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला है. तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला रिवाइज कर लो. यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और अगर आपको ये फॉर्मूला समझने हैं तो मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियो को रेफर कर सकते हो, जहाँ पर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सप्लेन करा हुआ है. वो भी वीडियोज़ मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. सो ब्रेक इवन पॉइंट, इसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि वाई दिस फॉर्मूला इज़ लाइक दिस. सो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो अगर रुपीज़ में कैलकुलेट करना है. PV रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 और कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स आपको कैलकुलेट करना आता है. सो अब आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा. देखो, सेल्स हैं आपके 2500, वेरिएबल कॉस्ट है 1500, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1000. सो 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 2500 इंटू 100. ठीक है. सो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में. सो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, सॉरी कितना आ रहा है एक बार चेक कर लो आप. सॉरी, फॉर्मूला गलत ले रही हूँ मैं खुद ही यहाँ पर. कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन है 1000 अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है अभी, फिक्स्ड कॉस्ट है 50 लाख. अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये आपको 50 लाख रुपीज़ में दिया हुआ है. तो क्या नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन है कहीं क्वेश्चन में? हमें अभी नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो गिवन नहीं है. तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स पहले आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. देखो कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स. सो लुक हियर, सबसे पहले आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, आपका आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन. अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी है, यहाँ पर देखिए आप, नहीं ये बी पार्ट है आपका, जस्ट 1 सेकेंड. आपकी आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट. अगर आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में आ जाएगा. तो 50 लाख आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आया है 1000. ठीक है, ये पॉइंट ठीक है. तो आपके 5000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा.
ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आप 5,000 यूनिट सेल करोगे अपने बिजनेस में तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब आपको ये कहा गया है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करो एट द फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल। अगर आप 4,000 यूनिट सेल करते हो तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगी, 5,000 यानी ब्रेक इवन यूनिट सेल करते हो तो आपकी लीवरेज कितनी होगी, 6,000 यूनिट सेल करते हो तो लीवरेज कितनी होगी, और 8,000 यूनिट्स अगर आप सेल करते हो तो आपकी लीवरेज कितनी होगी। अगेन ये कंपैरिजन नहीं है, आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ यूनिट्स 4, 5, 6, 8 पे कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ तक अभी देखिए ये सी पार्ट का आंसर है, नेक्स्ट पार्ट का आंसर है। तो आप सबसे पहले सेलिंग प्राइस ले लिया 2500, ठीक है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दोगे, सेलिंग प्राइस तो 2500 गिवन है, दिस इनटू दिस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, आपकी सेल्स आ जाएंगी चारों की। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट है 1500 पर यूनिट, तो 4000 इंटू 1500 ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 5000 इंटू 1500, 6000 इंटू 1500 एंड 8000 इंटू 1500, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका EBIT आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर। अब इस केस में देखो, जब आप कॉन्सेप्ट क्या समझने वाला है, जब आप ब्रेक इवन यूनिट से कम यूनिट सेल करते हो, यहाँ 4,000 है और यहाँ पर एग्जैक्टली ब्रेक इवन यूनिट है, तो आपका जो है EBIT यहाँ पर आपका आ रहा है, अगर आप EBIT देखोगे तो यहाँ पर आपका EBIT नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर EBIT आएगा ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस है। और जब आप 5,000 यूनिट से ज़्यादा यूनिट सेल कर रहे हो, 6,000 और 8,000, तभी आपका EBIT जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इज़ दैट क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये कहा गया है कि कैलकुलेट करो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इज़ द फॉर्मूला। यहाँ आपका आएगा माइनस में, नेगेटिव वाले को नहीं लिखते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाली लीवरेज को आप कभी भी नहीं लिखते हो, तो यहाँ आपकी नेगेटिव लीवरेज आ रही है। इज़ दैट क्लियर। सो आप नेगेटिव लीवरेज को मेंशन नहीं करोगे। यहाँ 50 अपॉन, अब ये कुछ नहीं है, EBIT आपका 0 होगा तो इन्फिनिटी, यहाँ पर भी आपकी लीवरेज नहीं आएगी। अब यहाँ 60 अपॉन 10 हो जाएगा तो 6000, और यहाँ 80 अपॉन 30 हो जाएगा 2.667। तो हमने लीवरेज कैलकुलेट कर ली। और उसके बाद आपको ये कहा गया है कि डज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द सेल्स राइजेज अबव ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट का इफेक्ट क्या है ये पूछा गया है कि अगर हम अपनी सेल्स को ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 5000 था, अगर हम अपनी सेल्स को 5000 से ज़्यादा करते हैं, 6000 या 8000 यूनिट्स तक लेके जाते हैं, तो क्या हमारी लीवरेज मैटर करती है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से कम यूनिट या ब्रेक इवन पॉइंट तक के यूनिट्स को सेल करते हैं तो हमारी लीवरेज जो है ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल करने पर नेगेटिव आएगी। ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं तो हमारी लीवरेज आती नहीं, इन्फिनिटी आती है, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। और जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा यूनिट सेल करते हो 6000, तो आपकी लीवरेज जो है 6 आ रही है, 60 डिवाइडेड बाय 10 इट इज़ 6, ठीक है, ये 6.00 लिखा हुआ है, तो आपकी लीवरेज यहाँ पर 6 आ रही है और यहाँ पर 2.667। यानी ज़्यादा यूनिट्स जब आप सेल करते जाते हो, जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट सेल करते जाओगे, आपकी लीवरेज जो है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कवर होती जाएगी तो आपकी लीवरेज छोटी होती जाएगी, 2.667। तो यहाँ पर देख रहे हो आप फिक्स कॉस्ट से जस्ट थोड़े से ऊपर यूनिट्स को सेल कर रहे हो तो आपकी लीवरेज हाई आ रही है, बिकॉज आपको फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स को सेल करते जाओगे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ईजिली रिकवर हो जाएगी, तो लीवरेज कम होती जाएगी, विच इज़ अ गुड साइन। हाई डिग्री ऑफ लीवरेज इज़ नेवर गुड फॉर द बिजनेस, नीदर ऑपरेटिंग लीवरेज नॉर फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहाँ पर आपकी हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ रही है। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं, 8000 फिर 8800, तो आप देख रहे हो आपकी लीवरेज जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको ये कहा है कि अगर हम अपनी सेल्स को 10% से इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि फ्रॉम दी प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल ऑफ 8000 यूनिट, 8000 यूनिट से 10% को सेल्स को बढ़ा देते हैं तो EBIT पे क्या इम्पैक्ट होगा ये पूछा है। तो हम 8800 को करके देख लेते हैं सेल्स। अब 8800 इंटू 2500 करोगे तो सेल्स आ जाएगा, देन 8800 इंटू 1500 करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आपका EBIT आ जाएगा। तो कहते अब आपका ये EBIT आ गया। हमने यहाँ पर लीवरेज अपनी मर्जी से कैलकुलेट करी है, उन्होंने बोला है कि आपका EBIT में कितना चेंज होगा, तो आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर 30 लाख है, यहाँ पर 38 लाख आ रहा है EBIT, तो चेंज कितना है 8 लाख। दिस इज़ योर 8 लाख चेंज डिवाइडेड बाय बेस विच इज़ 30 लाख इंटू 100, तो 26.67% से चेंज होगा। यानी अगर आप सेल्स 10% से बढ़ा रहे हो तो EBIT आपका 26.67% से बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज़ द आंसर to this question. I hope this is clear to you. With this we are going to end with the leverage part 2 as well. So thank you very much.